हेलो एंड वेलकम बैक। आज की डेट में हमें क्या करना है, हमको जो क्वेश्चंस हैं अपनी एक्सरसाइज के वो करेंगे फिजिक्स चैप्टर नंबर 10। तो हमें लिख देते हैं चैप्टर नंबर हमारा 10 है ग्रेविटेशन। इससे रिलेटेड हमने आपको इसका कंसेप्ट हमने आपको क्लियर कर दिया था। अब इससे कुछ क्वेश्चंस हम वो क्वेश्चंस कर लेते हैं। चैप्टर 10 ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन ये हमें बता देता है ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ, ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जो पहला क्वेश्चन है, मैं अपनी एनसीईआरटी बुक ओपन करते हैं। एनसीईआरटी बुक में अपन देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो इससे रिलेटेड हैं। जस्ट सेकंड। तो ये हमारे पास एनसीईआरटी बुक आप आ गया। इसमें देखो अपन नीले बॉक्सेस में होंगे क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको क्वेश्चन आए कुछ अपने सामने। क्या लिखा है, स्टेट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये मैं आपको समझा चुका था कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है ना। ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहलाता है। तो ये अपन कुछ देख लेते हैं इस टाइप का। ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। ये मैंने बताया था, इसमें क्या बोलता कि एवरी ऑब्जेक्ट, ये मैंने आपको नोट्स दिया था, इसमें मैं लिखा हूं क्या, एवरी ऑब्जेक्ट, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स। जितनी भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, मैं इसको थोड़ा जूम इन आउट करता हूँ, आपको क्लियर दिखेगा। देखो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जस्ट अ सेकंड। ओके, नाउ इट इज क्लियर। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, यूनिवर्स के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे वो अपने आप को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं एवरी अदर ऑब्जेक्ट, हर दूसरे ऑब्जेक्ट को, विद द फोर्स विच इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। मतलब एक फोर्स लगता है एफ, एक जैसे यहाँ पे मैं आपको बताया था, ये ऑब्जेक्ट है हमारा, सपोज ये दो ऑब्जेक्ट है मेरे पास, ए और बी। ए और बी हमारे पास क्या है, दो ऑब्जेक्ट्स हैं, है ना। ए और बी, इनका मास, इसका एक हमने कैपिटल एम माना है, एम मास माना है, इसका हमने स्मॉल एम मास माना है। तो उसमें अपने लिखा हुआ है कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स विच इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। इनके मास, इसका कैपिटल एम, इसका स्मॉल एम, इनके मासेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। और उनके बीच की जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस डी है, इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो डी है, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अपन ये बता देते हैं कैसे। तो देखो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है अपन को, यहाँ पर कि देखो एफ जो है वो प्रोपोर्शनल है एम इंटू एम के, एम इंटू एम। एम इंटू एम क्या हुआ, मास का, दोनों मास जो है, इसका कैपिटल एम मास था, इसका स्मॉल एम मास था, उनके प्रोडक्ट, ये हुआ प्रोडक्ट अपना, हुआ ना एम इंटू एम, ये प्रोडक्ट हो गया। और उनकी डिस्टेंस, डिस्टेंस उनकी डी थी, तो डी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डी का स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वन अपॉन हो जाता है कभी भी, जब भी वन अपॉन आ जाता है तो उसको हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं। क्या कहते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये आ गया एफ प्रोपोर्शनल टू एम एम अपन डी स्क्वायर। तो एफ इक्वल टू जी एम एम अपन डी स्क्वायर। यहाँ पर जी क्या है, यहाँ पर जो कैपिटल जी है उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो लिखा है वेयर जी इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, इट इज क्लियर ना। ये क्वेश्चन, पहला जो क्वेश्चन था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, तो आपको उसमें ये सब अपना लिखना है कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहलाता है। ओके, अपन जूम इन करते हैं और आगे बढ़ते हैं अपन। अपन देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। तो सेकंड, पहला क्वेश्चन अपना ही हो गया, स्टेट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हो गया अपना। दूसरा लिखा है राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ। ओके, अपन सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, फॉर्मूला फाइंड करना है, जो अपन फाइंड कर चुके हैं, किसके बीच में निकालना है, ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है बिटवीन द अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ। अर्थ के सर्फेस पर कोई ऑब्जेक्ट है रखा हुआ है, उस पर अपन जो फोर्स लगेगा वो अपन को फाइंड करना है कि वो फोर्स जो है वो कितना लग रहेगा, तो कैसे लगेगा, है ना। तो अपन ने यहां से निकाला है वो, ये अपन ने ये बोला था, इसको जूम इन जूम आउट करते हैं। फ्री फॉल वाले में आपको समझाया था, फ्री फॉल वाले उसमें मैंने आपको बताया था कि सपोज हमने बोला कि एक अपना जो ऑब्जेक्ट है उसका अपन ने मास मान लिया था स्मॉल एम, ऑब्जेक्ट है इसका अपन ने स्मॉल मास क्या मान लिया, अपन ने स्मॉल एम मान लिया है, स्मॉल एम। और उस पे उसका जो एक्सलेशन है वो ए है, उसका मास कितना है, स्मॉल एम है, और उसका एक्सलेशन कितना है, ए है, ठीक है ना। अब उसका एक्सलेशन जी हुआ, क्योंकि अर्थ जो होता है हर ऑब्जेक्ट पर, अर्थ हर ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स लगाता है जिसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। उस ग्रेविटेशनल फोर्स को हम ग्रेविटी भी बोलते हैं, उस ग्रेविटेशनल फोर्स को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटी भी बोलते हैं, ठीक है ना, ग्रेविटी बोलते हैं उसको। ओके, ओके, तो हमने यहाँ पे देखो आपको दिख रहा है ये हो गया अपना एफ इक्वल टू जी एम एम अपन डी स्क्वायर, ठीक है ना, एफ इक्वल टू जी एम एम अपन डी स्क्वायर। इस पे एक यहाँ पे अपन मास ऑफ अर्थ लिखना है हमको, एम ई हो जाएगा मास ऑफ अर्थ, ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट का मास, ये हो जाएगा मास ऑफ अर्थ, ये हो जाएगा मास ऑब्जेक्ट का, ठीक है। बस आपको चेंज इसमें इतना सा करना है, सेम वही फॉर्मूला है, बस आपको जो कैपिटल है ना उसको मास ऑफ अर्थ मान लेना। सपोज इसी पुराने वाले क्वेश्चन में दिखाया था मैं आपको, ये जो हमने पुराना क्वेश्चन किया था, इसमें हमें कुछ नहीं करना आपको, इसको आप एम ऑफ ई लिख दोगे, इसको आप क्या लिख दोगे, एम ऑफ ई, मास ऑफ अर्थ।
जिसे यहाँ लिख देता हूँ मैं, इसको क्या लिखते हैं, एम ऑफ ई, ये जाएगा मास ऑफ अर्थ हो जाएगा। ये आपका एम, स्मॉल एम जो है वो ऑब्जेक्ट है, सरफेस पे रखा हुआ है अर्थ की सरफेस पर, ये इसका कितना आ जाएगा, इसमें आर स्क्वायर आ जाएगा। उनके बीच की डिस्टेंस जो है वो अपन को लेना होता है, वो अपना आर स्क्वायर ले लेंगे, उसके बीच की डिस्टेंस आर स्क्वायर इसलिए ले लेंगे क्योंकि वो रेडियस ऑफ अर्थ कहलाएगी, वो क्या कहलाएगा, रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है, आर स्क्वायर ले लेंगे और ये फॉर्मूला आ जाएगा। बस यहाँ पे आपको मास ऑफ अर्थ आ जाएगा, यहाँ पे एम ई आ जाएगा, यहाँ पे एम ई आ जाएगा, और कोई चेंज नहीं है, सेम फॉर्मूला है। ओके, अब जूम इन करते हैं इसको। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। ये हो गया, अपने 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, इससे रिलेटेड जो थे अपने क्वेश्चन वो वाले कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, अपन आगे बढ़ते हैं। फ्री फॉल, ये से क्वेश्चन अगर देखेंगे आएगा तो अपन बताएंगे। फ्री फॉल बस हम बता चुके हैं आपको, अपन आगे देखते हैं, आगे कई क्वेश्चन है। ये एक्टिविटी है, एक्टिविटी तो अपन पढ़ ही चुके थे, एक्टिविटी में आएगा नहीं कुछ, कैलकुलेशन अपन जी का पढ़ ही चुके हैं। ओके, अब अपने कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, ये अपने न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं, न्यूमेरिकल्स को करते हैं अपन। और ये पूछा व्हाट डू यू मीन बाय फ्री फॉल, पहले ये पढ़ा देते हैं फ्री फॉल क्या होता है, और व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, तो फ्री फॉल पे आते हैं अपन। ये मैंने आपको ऐसा कुछ लिखवाया था फ्री फॉल के लिए, मैंने आपको ये पेजेस मैंने सेंड किए हुए हैं, इन पे पेजेस में सब कुछ लिखा हुआ है, फ्री फॉल क्या होता है, कैसा क्या होता है, ठीक है। तो सो अपन देख लेते हैं क्या होता है फ्री फॉल। तो देखो यहाँ पे लिखा फ्री फॉल, व्हेन एन ऑब्जेक्ट, क्या लिखा हुआ है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स डाउन टुवर्ड्स द अर्थ। क्या लिखा हुआ है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट, जब भी कोई एक ऑब्जेक्ट जो है वो फॉल करता है, गिरता है, डाउन टुवर्ड्स द अर्थ, ऊपर से, जैसे मैंने आपको बताया था उस दिन भी, ये पेन है इसको हम छोड़ देंगे तो ऐसे गिर जाएगा, है ना, तो नीचे अर्थ है, अर्थ के ऊपर गिर रहा है, फॉल्स डाउन टुवर्ड्स द अर्थ अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स अलोन। सिर्फ एक, इसको मैंने जैसे छोड़ा तो इसका सिर्फ एक ही फोर्स लगेगा, एंड दैट फोर्स इज ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट फोर्स इज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो गिर रहा है सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे गिर रहा है, ठीक है। जब भी कोई एक ऑब्जेक्ट जो अर्थ की तरफ गिर रहा हो, अर्थ पर गिर रहा हो, अर्थ पर फॉल करता है, और ओनली बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, देन वी कैन से दैट बॉडी इज इन फ्री फॉल। तब जो ऑब्जेक्ट होगा वो किस में होगा, फ्री फॉल में होगा, ठीक है। फ्री फॉल का पूछा था तो फ्री फॉल का मैंने बता दिया। इसका डेरिवेशन कैसे करेंगे अपन, तो अपन ले लेते हैं कि कोई भी फ्री फॉल बॉडी है, गिरेगा तो उससे कुछ वेलोसिटी होगी, जैसे ये ऑब्जेक्ट है वो गिरा तो उसकी कोई वेलोसिटी होगी। तो हमने सपोज कर लिया कि जो वेलोसिटी है फ्री फॉल बॉडी की वो चेंज करती है, फ्री फॉल की बॉडी क्या होगी, चेंज करेंगे, ऊपर से गिरा है ना नीचे, पहले यहाँ पे 0 होगी, हम रुके हुए है रेस्ट कंडीशन में, जैसे हमने उसको छोड़ा तो उसे कुछ वेलोसिटी आई होगी, और फिर यहाँ पे टकरा के नीचे रुक गया तो उसकी वेलोसिटी फिर 0 हो जाएगा। तो वेलोसिटी में क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, कंटिन्यूसली चेंजेस हो रहे हैं। जब भी किसी ऑब्जेक्ट में, जब भी whenever इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज, जब भी वेलोसिटी होती है ऑब्जेक्ट की वो क्या होती है, चेंज होती है, तो उसमें एक्सीलरेशन आता है। क्या आता है, एक्सीलरेशन। तो इसलिए वो क्या हो गया, एक्सीलरेटेड हो गया। क्या हो गया, एक्सीलरेटेड। जब भी वो गिरा नीचे तो वो एक्सीलरेटेड हो गया। उसमें जो एक्सीलरेशन हुआ वो किस वजह से होगा, तो वो होता है ग्रेविटी। ग्रेविटी इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटी जो है फोर्स होता है जो अर्थ लगाती है, अर्थ जो फोर्स लगाती है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटी बोलते हैं। अर्थ हर एक ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स लगाती है उसको हम बोलते हैं ग्रेविटी, ठीक है। इसको हम स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, किसको, ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वो फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट नीचे गिर जाता है, उसमें एक्सीलरेशन आ जाता है, तो उस फोर्स की वजह से क्या होता है, हर एक ऑब्जेक्ट में एक्सीलरेशन आता है ग्रेविटी की वजह से, इसलिए मैंने लिखा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। याद रखना, स्मॉल जी से हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोटेड बाय जी, है ना, जी से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए लिखा इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसकी जो यूनिट होती है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये मैं आपको नोट्स मैंने दे रखे हैं इसलिए मैं उनमें से समझा रहा हूँ आपको। एज एफ इक्वल टू एम ए, एफ जो होता है वो एम ए होता है, मतलब फोर्स जो होता है मास इंटू एक्सीलरेशन होता है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हमने वाला फॉर्मूला निकाला था, एफ इक्वल टू एम ए। इक्वल टू यहाँ पे जी हो गया, ए जो है एक्सीलरेशन है, जी जो है अपने लिखा है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसलिए वो जी हो गया। तो ए इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, जी हो गया। तो हमने यहाँ पे जो एम ए था उसको हमने एम जी कर दिया। अब हमें फोर्स पता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है हमें पता है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो क्या होता है, एफ इक्वल टू जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एम हमारा एम जी आ रहा है, एफ जो है एम जी आ रहा है, यहाँ पे एफ हमारा ये आ रहा है, दोनों को हम क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। तो हमने इक्वल कर दिया, एम जी इक्वल टू जी, तो जी की वैल्यू निकला है जी इक्वल टू जी एम अपॉन डी स्क्वायर। तो ये डेरिवेशन है अगर आपको बोला जाता है ग्रेविटी की वैल्यू निकालने के लिए, फाइंड करने के लिए। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन था, व्हाट डू यू मीन बाय फ्री फॉल, ये हमारा कंप्लीट हो गया। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो भी हमने कंप्लीट कर लिया अपना। ये दो गए क्वेश्चन कर लेते हैं, देन आफ्टर हम न्यूमेरिकल्स पर आते हैं। ये क्वेश्चन भी हमारे कंप्लीट हो गए। मास वेट हमने आपको बता ही दिया था। अब देखते हैं अपने ब्लू बॉक्सेस में कहां पर क्वेश्चन है। ये न्यूमेरिकल अभी अपन करते हैं इनको थोड़ी देर बाद। अब ये क्वेश्चन आ गया अपना, क्या लिखा है,
व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स वेट। मास और ऑब्जेक्ट में, मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है अपन को ये समझना है। ठीक है, तो ये मैं आपको समझा देता हूँ मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है। देखो मास, मास मीन्स होता है, मास का मतलब होता है टोटल जो वेट, टोटल जिस जो भी ऑब्जेक्ट है वो जिस एंटिटी से मिलके बना हुआ है। मास का मतलब क्या होता है, मास मीन्स होता है सिंपल सा, मास का मतलब क्या होता है अपन यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये डेफिनेशन लिखवा देता हूँ। मास, तो आप नोट कर लेना, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, आपकी एनसीईआरटी की लिखवा रहा हूँ डेफिनेशन, इज द मेजर, मास ऑन ऑब्जेक्ट इज द मेजर, मेजर, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। मतलब किसी ऑब्जेक्ट का जो मास होता है वो उसके इनर्शिया को मेजर करता है। इनर्शिया मीन्स बोले तो, इनर्शिया मीन्स अपने मोशन, अपने भी जो पोजीशन है उसमें वो चेंज नहीं होने देता। इनर्शिया का मतलब होता है कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अपनी बॉडी के जो भी मोशन है, मोशन बोले या रेस्ट की कंडीशन बोले, मीन्स पोजीशन में चेंजेस का अपोज करता है कि भैया उसको अपनी पोजीशन में चेंज नहीं होने देना है, तो उसको हम बोलते हैं मास, उसको हम क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं। और वेट क्या होता है, ठीक है, ये तो गया मास। वेट क्या होता है वो देखते हैं, वेट क्या होता है। मास की डेफिनेशन में आपको बता दिया कि होता है मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। नाउ वेट, व्हाट इज वेट, वेट क्या होता है, वेट जो होता है उस पर फोर्स, मतलब कोई भी हमारे अर्थ है, अर्थ कितना फोर्स लगा रही है पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर कितना फोर्स लगा रही है, उस फोर्स को हम बोलते हैं वेट। ठीक है, तो वेट की डेफिनेशन लिखते हैं, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स। एक प्रकार से वेट क्या है, फोर्स है। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स, लिखा ना फोर्स, तो वेट क्या है, एक प्रकार से फोर्स है, इज द फोर्स with which it attracted, with which it is, मतलब जिस फोर्स से क्या होता है, ये जो होता है अट्रैक्टेड होता है, with which it is attracted, अट्रैक्टेड कहाँ होगा, टुवर्ड्स द अर्थ, अर्थ ही लगा रही ना फोर्स उन पे, टुवर्ड्स द अर्थ, अर्थ है ना। डब्ल्यू इक्वल टू फॉर्मूला भी लिख रहा है, डब्ल्यू इक्वल टू जो होता है फॉर्मूला का जो होता है एम जी, ये होता है डब्ल्यू को, वेट को डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया है और उसका फॉर्मूला क्या है, एम जी। मतलब जो है वेट जो है ऑब्जेक्ट का वो क्या होता है, जो फोर्स, वेट क्या है, एक प्रकार से फोर्स है, याद रखना, वेट क्या है, फोर्स है, तो वेट की यूनिट भी क्या होगी, जो फोर्स की यूनिट होगी। क्लियर, फोर्स की यूनिट जो है न्यूटन, तो वही वेट की यूनिट होगी, विथ विच इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ। ठीक है, तो इसकी ऐसा यूनिट आप लिख लो, इसकी ऐसा यूनिट जो होती है वो फोर्स की होती है, दैट इज न्यूटन। नहीं दिख रहा, ऐसा यूनिट ऑफ वेट, ऐसा यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन, या तो आप ऐसा पूरा लिखो न्यूटन, अदरवाइज आप सिंपली एन भी लिख सकते हो, कैपिटल एन। ठीक है, तो ये हो गया मास और वेट में अंतर। तो मास क्या है, एक प्रकार से मास किसी ऑब्जेक्ट का है कि उसके अंदर इनर्शिया, किसी वो अपनी पोजीशन में चेंजेस का अपोज करता है, तो वो कितना अपोज कर सकता है उसको हम बोलते हैं मास। और वेट होता है किसी ऑब्जेक्ट पर अर्थ जो फोर्स लगाएगी, अर्थ उसको खींचने के लिए, जैसे ये ऑब्जेक्ट है ना, इसका मास क्या कहलाएगा, इस पेन का जो है मास, मास क्या कहलाएगा कि हम इसकी पोजीशन में चेंज करना चाहते हैं, मतलब मैं इसको यहाँ सरका रहा हूँ तो ये कितना अपोज करेगा, मैं इनर्शिया कितना लगा रहा है, उसको बोलते हैं मास। और वेट क्या होगा, जैसे मैंने इसको छोड़ा तो अर्थ ने इसके ऊपर क्या फोर्स लगाया, तो जो फोर्स है जो अर्थ ने इसके ऊपर लगाया उसको बोलते हैं हम वेट। ठीक है, तो ये भी अपना क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुआ कि वेट क्या होता है और मास क्या होता है। ठीक है, अपन बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे। तो ये आपकी एनसीईआरटी बुक आ गई, इसमें लिखा है वाई इज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून 1/6 इट वेट्स ऑन द अर्थ। ये पूछा इन्होंने कि जो मून, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून, कोई भी ऑब्जेक्ट, सपोज ये पेन है, इस पेन का अगर हम वेट करते हैं, ऑब्जेक्ट कहाँ पे करना है वेट, मून पर, मून पर अगर इसको हम वेट करते हैं तो वो जो वेट है अर्थ पे, जो वेट है उसका 1/6 हो जाता है। क्यों हो जाता है, तो उसका रीजन क्या है ना, तो अपन रीजन में बता देते हैं आपको। ये मैंने आपको बताया भी था कि अर्थ और मून का ग्रेविटी में डिफरेंस होता है, अर्थ और मून की जो ग्रेविटी है उसमें क्या होता है, डिफरेंस है। कितना डिफरेंस है वो मैं आपको बता देता हूँ, 1/6 है। चलो मैं दिखा कर देता हूँ उस क्वेश्चन को, क्या बोला इसमें देखो। तो इसका सिंपल सा ये है, सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है। तो अपने वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, आप ऐसे लिखोगे वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ, अर्थ पे बात करते हैं अपन। ठीक है, अर्थ पर बात करना है तो अपन उसको मान लिए एम ई,
सॉरी वेट है ना, तो डब्ल्यू मान लेते हैं, डब्ल्यू ई। अर्थ पर है ना, इसलिए अपन ने ई माना उसको, डब्ल्यू ई, डब्ल्यू मीन्स वेट ऑन ई मतलब अर्थ, इक्वल टू मास। तो मास तो देखो अर्थ पर हो या मून पर हो, मास हमेशा सेम रहेगा, तो मास इंटू ग्रेविटी। ये जी जो है ग्रेविटी है अर्थ की, ये जी जी है वो क्या है, ग्रेविटी है अर्थ की। जी यहाँ लिख देता हूं मैं, ग्रेविटी एक्सलेशन, LERA एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना, ये हो गया। अब ये तो गया ऑब्जेक्ट का वेट हो गया अपने अर्थ पर। अब हम वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून लेना है ना, तो मून पे लेते हैं, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये है ना, एन ऑब्जेक्ट ऑन मून। अब मून पर लेंगे, तो मून पर लेने के लिए हम वेट मतलब डब्ल्यू हो गया, एम इट स्टैंड फॉर मून, एम स्टैंड फॉर मून, इक्वल टू एम, एम तो जो ये वाला जो एम है वो मास है, ये एम जो है अपना मून के लिए है ना, ये मून के लिए, ये एम तो मास हो गया। अब यहाँ पे देखो जी की जगह जी डैश आ जाएगा, जी की जगह क्या आ जाएगा है, जी डैश आ जाएगा, और जी डैश और जी का रिलेशन है, जी डैश और जी का रिलेशन, तो अपन लिखेंगे वी नो दैट, इसी फॉर्मेट में आपको पूरा लिखना है, वी नो दैट, क्या लिखेंगे, वी नो दैट जी डैश इक्वल टू 1/6 जी। जी डैश, जी डैश मतलब क्या है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है किसके थ्रू, मून के थ्रू। मून जो किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है वो अर्थ की ग्रेविटी का 1/6 होता है। क्या होता है, 1/6 होता है। तो जी डैश इक्वल टू 1/g, देयरफॉर अब डब्ल्यू एम और डब्ल्यू जी निकालना है, डब्ल्यू एम इक्वल टू निकालना ना, तो जी डैश इक्वल टू ये होता है, तो जी डैश हमें यहाँ पुट कर देंगे, तो डब्ल्यू एम इक्वल टू कितना आ जाएगा अपना, देखो जी डैश की वैल्यू ये आई जो वो हमें यहाँ पुट कर रहा है, डब्ल्यू एम इक्वल टू एम इंटू 1/6 और जी, हो गया। तो एक प्रकार से देखें अपन, तो डब्ल्यू एम मास वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून इक्वल टू एम बाहर ले लेते हैं, जी बाहर ले लेते हैं अपन, एम और जी तो अपन बाहर ले लिया, और ये जो 1/6 है उसको अपन मिलेगा, तो ये आ गया एम जी अपॉन 6 आ गया ना, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून इक्वल टू एम जी अपॉन 6। अब एम जी क्या होता है, एम जी हमने ऊपर पढ़ाया था कि एम जी होता है वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ, अर्थ पर ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है वो होता है डब्ल्यू ई, मतलब इस एम जी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी एम जी अपॉन 6 आ रहा है, आ तो एम जी ही रहा है ना, एम जी, इस एम जी को हम क्या करेंगे, डब्ल्यू ई से रिप्रेजेंट करेंगे, तो दिस एम्प्लाइज डब्ल्यू एम वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन एम मीन्स मून इक्वल टू डब्ल्यू ई मीन्स वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन ई मीन्स अर्थ, अर्थ अपॉन 6। तो ये अपने प्रूफ हो गया कि जो मून पर जो ऑब्जेक्ट का वेट होगा वो अर्थ पर उसी ऑब्जेक्ट का अगर हम वेट मेजर करते हैं तो उसका वो 1/6 हो जाता है ना। अगर यहाँ पर 600 है, 600 को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो मून पर उसका वेट कितना कहलाएगा, 100 kg कहलाएगा, और यहाँ पर उसका वेट कितना कहलाएगा, 600 kg कहलाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 2 क्वेश्चन इससे कंप्लीट हो गए। अपन आगे देखते हैं, ये अपनी एनसीईआरटी बुक अपने निकाली और देखते हैं क्वेश्चन। चलो ये अपने कंप्लीट कर लिया। ओके, न्यूमेरिकल्स अपन करते हैं अभी, इसमें अपन देखते हैं कोई क्वेश्चन तो ऐसा है नहीं अभी। ठीक है, वैसा कोई क्वेश्चन आपके पास है नहीं जिसमें अपन को क्वेश्चन, हाँ ये, व्हाट इज डिफिकल्ट टू होल्ड अ स्कूल बैग हैविंग अ स्ट्रैप मेड ऑफ थिन एंड स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंग। ये लिखा है व्हाट इज इट डिफिकल्ट, व्हाई इज इट डिफिकल्ट, ये क्यों ऐसा डिफिकल्ट होता है टू होल्ड अ स्कूल बैग, स्कूल बैग को होल्ड करना, हैविंग अ स्ट्रैप मेड ऑफ अ थिन एंड स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंग। पतली स्ट्रिंग है बट वो स्ट्रॉन्ग तो है, मतलब टूटेगी नहीं पकड़ने पे, लेकिन वो कैसी है, थिन है। थिन मतलब क्या हुआ, पतला हुआ, पतली स्ट्रिप है कोई प्रकार से, तो उसको पकड़ने में डिफिकल्टीज क्यों आती है, ये पूछा गया क्वेश्चन में, है ना। सेकंड क्या पूछा गया, व्हाट डू यू मीन बाय बुएंसी, मैं पढ़ा चुका हूँ, एक ऊपर फोर्स लगता है जब भी वाटर के अंदर, जब भी कोई ऑब्जेक्ट अंदर की तरफ जाता है तो उसमें ऊपर की तरफ फोर्स लगता है जिसको आप थ्रस्ट फोर्स कहते हैं, है ना, उसको बुएंसी कहते हैं। सेकंड थर्ड पॉइंट, व्हाई डज एन ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक व्हेन प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर, व्हाई डज एन ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अगर हमने वाटर के सरफेस पर रखते हैं तो कुछ डूब जाते हैं, जैसे अगर आप मान लो पत्थर वगैरह रखते हो तो पानी के अंदर वो डूब जाता है, और अगर आप प्लास्टिक की कोई बोतल वगैरह रखते हो पानी के सरफेस पर तो वो सिंक फ्लोट करती है, मतलब तैरती रहती है ना, सिंक नहीं करती वो। तो उसका रीजन क्या है, तो उसका रीजन सिंपल सा ये है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है, मैंने आपको बताया था बोतल का डायग्राम बना के, कि बोतल का जो वेट है वो नीचे की तरफ लगेगा, जिसमें यहाँ पे आपको बताता हूँ, यहाँ साइड में बताता हूँ कि बोतल का जो ऑब्जेक्ट वेट है, सपोज मान लो यहाँ बताते हो, ये सपोज मान लो ये पानी का सरफेस अपना, ये पानी इसके अंदर जा रहा है, ये पानी जा रहा है अपना, ये पानी है। रीजन सिंपल सा ये है, इसका आपको ये लिखना है, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द वेट ऑफ एन बोतल ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये मान लो बोतल है, इसका वेट यहाँ पे लग रहा है mg, और इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा जिसको बोलते हैं अपथ्रस्ट फोर्स,
इसको क्या बोलते हैं, अप थ्रस्ट फोर्स, है ना, एफ समझ लो, एफ टी, अप थ्रस्ट, एफ टी करके लिखो ना, अप थ्रस्ट। तो ये जब डूबता कब है, जब ये वेट ज्यादा होता है, सिंक कर जाएगा अगर ये वेट ज्यादा है। अगर सिंक कर रहा है तो आप लिख दोगे एम जी जो है वो ग्रेटर देन है एफ ऑफ टी से, अब थ्रस्ट फोर्स से क्या है, ज्यादा है, ये सिंक करने के लिए है, ये सिंक करने की कंडीशन है, ठीक है। अगर मान लो वो फ्लोट कर रहा है, इट मीन्स जो एम जी है उसका वो लेस देन है एफ ऑफ टी से, तो वो क्या करेगा, वो अपना फ्लोट करेगा, क्या करेगा, वो फ्लोट करेगा, मतलब तैरता रहेगा। जब मतलब जो वेट है, ये वाला जो वेट नीचे लग रहा है जो वो कम है, और ऊपर फोर्स ज्यादा लग रहा है, जब ऊपर फोर्स ज्यादा लग रहा है तो ऊपर ही वो फ्लोट करेगा ना। तो ये इसका रीजन है सिंपल सा, कि सिंक करता है अगर उसका वेट जो एम जी है वो ज्यादा हो जाता है एफ ऑफ टी से, और अगर एम जी जो है वो कम हो जाता है तो वो फ्लोट करता है। सिंपल, ये क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। ठीक है, याद रखना वेट की जो यूनिट होती है वो न्यूटन होती है, ठीक है ना। कभी कभी कंफ्यूज होता है, वेट मतलब मास, मास मतलब किलोग्राम, तो किलोग्राम नहीं लिखना है आपको, आपको क्या लिखना है, न्यूटन लिखना है, ठीक है। अगर आप न्यूटन लिखोगे तो आपका सही रहेगा आंसर, अदरवाइज आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अपन कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल्स टाइप अपन क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या क्या न्यूमेरिकल्स हैं, सिंपल से न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है। अपन एग्जाम्पल से स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन, एग्जाम्पल्स के न्यूमेरिकल्स करते हैं, फिर अपन आगे बढ़ते जाते हैं। ओके, सबसे सबसे पहला एग्जाम्पल देखते हैं, कौन सा है, 10.1, वेयर इज 10.1, ये है। देखो इजी से क्वेश्चन है, मैं आपको दिखा देता हूँ एग्जाम्पल। ये लिखा हुआ है, द मास ऑफ द अर्थ इज 6 × 10⁻24 किलोग्राम, मास जो है अर्थ का वो इतना दे रखा है, एंड दैट ऑफ मून का मास जो है वो 7.4 × 10⁻22 किलोग्राम दे रखा है। उनके बीच की जो डिस्टेंस है 3.84 × 10⁻5 किलोमीटर दे रखा है। कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द मून, जी की वैल्यू आपको ये लेना है, ठीक है। फॉर्मूला अपन को पता है, उस फॉर्मूले का अपन यूज करेंगे और इस क्वेश्चन को अपन करेंगे। जल्दी से अपन इस क्वेश्चन को करते हैं फटाफट, कोई भी देरी नहीं करेंगे, अपना एग्जाम आ चुके हैं इसलिए मुझे जल्दी जल्दी करना है क्वेश्चन, ठीक है। मैं एक बार क्वेश्चन फिर दिखा देता हूं आपको, देख लेते हैं क्या दे रखा है। मास ऑफ अर्थ से दे रखा है तो अपन लिखते आते हैं, है ना। एग्जांपल 10.1 कर रहा हूं मैं, ये करा मैंने एग्जांपल 10.1। तो पहले मास ऑफ अर्थ लिखना है, तो मास ऑफ अर्थ लिखनी है अपन इतना, गिवन करके क्या दे रखा है, 6 × 10⁻24, तो 6 × 10⁻24 किलोग्राम, ये गिवन है, ये क्या है, गिवन है, हाँ ये गिवन है, मास ऑफ अर्थ इक्वल टू 6 × 10⁻24 किलोग्राम, ठीक है। आगे देखो क्या दे रहा है, एंड दैट ऑफ द मून इज 7.4 × 10⁻22, मतलब ये मून का वेट दे दिया, मून का वेट दे दिया है, वेट नहीं मास दिया, एम इक्वल टू कितना, 7.4 × 10⁻22 किलोग्राम दे दिया। और आगे देखते हैं क्या दिया, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून इज दिस, कितना दिया, 3.84 × 10⁻5 किलोमीटर, लेकिन एक किलोमीटर में, हमको इसमें किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में, कितना है 3.84 × 10⁻5, मतलब डी दे दिया है, डी कितना दे दिया, 3.84 × 10⁻5, बट एक इसमें किलोमीटर में। तो याद रखना मास को तो हम किलोग्राम में ले सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन हम जो डिस्टेंस है उसको किलोमीटर में नहीं लेते, किस में लेते हैं, मीटर में। तो हम डी को चेंज करेंगे मीटर में, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000, तो 3 × 10⁻4 × 10⁻5, और किलोमीटर को हमने मीटर में चेंज किया, इसलिए हमने 10⁻3 का मल्टीप्लाई किया। क्यों किया हमने 10⁻3 का मल्टीप्लाई, बिकॉज 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, कितना मीटर होता है, 1000, और 1000 मीटर, 1000 को हम 10⁻3 लिख सकते हैं, ऐसा होता है ना, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000, तो कितना 1 2 3 30 आ रहा है, इसलिए हम उसको लिख देते हैं 10⁻3। ओके, तो डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.84 × 10⁻5 प्लस 3, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है अगर बेस सेम होता है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10, तो पावर ऐड हो गई, तो 3.84 × 10⁻8, ये आ गया आपका मीटर, ठीक है। जी की वैल्यू हमको दे रखी है, जी की वैल्यू हमको दे रखी है 6.7 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी, मतलब किलोग्राम इनवर्स। हमें फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है फोर्स जो इनके बीच में लगेगा, फोर्स जो इनके बीच में लगता है। तो फोर्स का फॉर्मूला आपको पता होता है, होना चाहिए, F इक्वल टू होता है जी, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ मून अपॉन इनकी बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये सब वैल्यू जितनी वैल्यूज है, ये जी की जगह जी की वैल्यू रखना है, मास ऑफ अर्थ की जगह मास ऑफ अर्थ रखना है, मास ऑफ मून की जगह मास ऑफ मून रखना है, और डी की जगह डी की वैल्यू रखना है और उसका स्क्वायर करना है, ठीक है। जब आप करते हो सब कुछ कैलकुलेट करोगे तो फाइनल आंसर जो आपका पास आएगा 2.02 × 10⁻20 न्यूटन आएगा, ठीक है। आपको सब वैल्यू पुट करना है, मैंने वैल्यूज पुट नहीं करी, बट आपको वैल्यूज पुट करना है, जी की वैल्यूज पुट करना है, अर्थ का मास पुट करना है, मून का मास पुट करना है, अपन जो डिस्टेंस उनके बीच की उसका पुट करना है, फिर उसका स्क्वायर करना है, तो आपकी वैल्यू निकलेगा 2.02 × 10⁻20 न्यूटन। ओके, इस टाइप के आपको न्यूमेरिकल्स आएंगे, ये वाला न्यूमेरिकल्स तो नहीं आएगा, प्रोबेबली वाला न्यूमेरिकल्स नहीं आएगा, बिकॉज इसकी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा टफ पड़ जाएंगे आपको, तो ये क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में नहीं आएगा,
ठीक है। एग्जाम्पल 10.2 है जो इजी है, वो मैं आपको करा देता हूँ जल्दी से। 10.2 ये देखो, इसमें क्या लिखा है, अ कार फॉल्स ऑफ अ लेज एंड ड्रॉप टू अ ग्राउंड, मतलब वो गिर गई है ना, कितना गिरा, ग्राउंड इन 0.5 सेकंड, मतलब ऊपर से नीचे आने में टाइम कितना लग रहा है उसको, 0.5 सेकंड। जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे दी है, सिंप्लीफाई कर लो। इसकी स्पीड फाइंड करना ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, जब ये ग्राउंड को स्ट्राइक करती है, ग्राउंड को स्ट्राइक कर रहा है मतलब ये यहाँ पे था, अब ये ऐसे गिरा, तो गिरा मतलब यहाँ पे आ गया ना, ग्राउंड को स्ट्राइक किया, मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है अपन को। व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द 0.5 सेकंड, अपन फाइनल वेलोसिटी निकाल लेंगे, तो ऐसा हम करके अपन में 2 कर देंगे। और हाउ हाई इज द लेज फ्रॉम द ग्राउंड, कितना है, तो अपन इसको करते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन अच्छा एग्जाम में आने लायक है। एग्जाम्पल 10.2, ठीक है ना। मोस्टली कुछ क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, बट इसके आप जो न्यूमेरिकल्स आपको समझ में ना आए वो आप मेरे को बता देना, तो मैं उसका आपको न्यूमेरिकल्स करा दूंगा। तो अपन देखते हैं, टाइम दे रखा है अपन 0.1 सेकंड, 0.5 सेकंड, तो अपन लिखते हैं 0.5 सेकंड, ये अपन को गिवन है, गिवन लिख करके लिखना है यहाँ पे, गिवन करके टाइम लिखा हमने 0.1 सेकंड, 5 सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी क्या लिखोगे आप, इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड, और जो फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू, वो दे रखा है उन्होंने, उन्होंने दिया है फाइनल वेलोसिटी, कितना दिया है उन्होंने, फाइनल वेलोसिटी को फाइंड करना है क्या, अच्छा फाइनल वेलोसिटी में फाइंड करना है, पहले वाले क्वेश्चन में हमको फाइनल वेलोसिटी ही फाइंड करना है। एक्सीलरेशन दिया है, एक्सीलरेशन उन्होंने गिवन है अपने को, एक्सीलरेशन ए इक्वल टू, एक्सीलरेशन ए इक्वल टू उन्होंने दे रखा है अपन को, कितना दिया है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन कितना दिया, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो गिर रहा है ना, गिरेगा तो किस एक्सीलरेशन से गिरेगा, ग्रेविटी ड्यू टू एक्सीलरेशन ना, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसी से वो नीचे की तरफ गिरेगा, तो हमको v फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है v। तो फ्रॉम न्यूटन फर्स्ट इक्वेशन, ये नहीं सॉरी आगे करना है, इसके यहाँ लाइन खींचना था, फ्रॉम न्यूटन फर्स्ट इक्वेशन वी नो दैट v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू 0 है, a की वैल्यू 10 है, t की वैल्यू 0.5 है, v हमें फाइंड करना है, तो v इक्वल टू 0 प्लस a की वैल्यू 10 पुट किया हमने, t की वैल्यू हमने 0.5 पुट किया, तो v इक्वल टू कितना आ गया, 10 का से मल्टीप्लाई किया तो 5, तो हमारा आ गया 5 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी जो आई हमारी वो कितना आ गया, 5 मीटर पर सेकंड आ गया हमारा, ठीक है। अब हमको एवरेज स्पीड फाइंड करना है, तो एवरेज स्पीड फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी को ऐड करके अपन में 2 कर देंगे, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन 2। तो इसका जो दूसरा क्वेश्चन था एवरेज वेलोसिटी का, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू u प्लस वी अपॉन 2, तो u कितना था अपना 0 था, v कितना था अपना 5 था, अपॉन में 2 किया, 0 प्लस 5 कितना होगा 5, तो 5 अपॉन 2, इट मीन्स 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2.5 मीटर पर सेकंड, तो ये सेकंड वाला हो गया। थर्ड वाला, थर्ड हमें फाइंड करना है डिस्टेंस ट्रेवल, तो आपको पता है s इक्वल टू ये वाला फॉर्मूला होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये आपको इक्वेशन मैंने पढ़ा दी है, इनको यूज करना होगा हमको। तो s इक्वल टू u अपना 0 दिया था तो u t 0 हो जाएगा, प्लस 1/2, a की वैल्यू 10 थी इसलिए 10 रख दिया, t की वैल्यू 0.5 था इसलिए 0.5 का स्क्वायर कर दिया अपन ने, ओके इतने कोई प्रॉब्लम नहीं। तो s इक्वल टू 0 का हटा देते हैं, 1/2 था 1/2 रखा, इंटू में 10 करा, इंटू में 0.5, इंटू में 0.5, 2 से डिवाइड करा 10 को तो 5 साइड टाइम्स गया, इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो s इक्वल टू 5 5 से 25, 2.5 हो जाएगा, 2.5 का आप मल्टीप्लाई से करेंगे तो वो आ जाएगा 125, तो 125 2 डेसिमल इसलिए 1.25 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट जो थर्ड क्वेश्चन है वो आ जाएगा आपको 1.25 मीटर, ठीक है। ये आपका एग्जांपल नंबर 10.2 हो गया। 10.3 ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो वो आप देख लेना, 10.3 सिमिलर क्वेश्चन है ना, आपको बस इक्वेशन ऑफ मोशन का ही जो इक्वेशन ऑफ मोशन है ना उन्हीं का यूज करना है और कुछ नहीं करना है। 10.4 तो बहुत ही ज्यादा इजी है। 10.4 देखो आप, इसमें क्या दिया, मास दी 10 किलोग्राम, ठीक है ना। वेट फाइंड करना है अर्थ पर उसका वेट फाइंड करना है, आपको पता है जी का मल्टीप्लाई करना है, जी जो होता है इस आपको देखो यहाँ पे जी की वैल्यू 9.8 होती है, 9.8 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 98 न्यूटन आ जाएगा, 98 न्यूटन आए। याद रखना इसकी जो यूनिट होती है वेट की वो न्यूटन होती है, वेट की यूनिट जो होती है न्यूटन होती है। हो सकता है आपके एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि यूनिट क्या है वेट की, ठीक है। ये तो आपको पता ही है, इसको करा दिया मैंने, ओके। तो ये आपका इस टाइप के क्वेश्चन मैंने करा दिए, और जो भी क्वेश्चन नहीं आया एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको जो समझ में नहीं आते हैं वो आप मेरे से पूछ लेना, ओके। तो इस वीडियो में इतना ही करते हैं, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।